बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत भाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और व्याकरण लिपि के बारे में हम लोग जाने थे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण के अंग। तो भाषा के अंतर्गत जो है हम लोग व्याकरण के अंग के बारे में जानेंगे। व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं, और उसमें जो है बताया गया है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। इसको विभाग भी कह सकते हैं, अंग भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला हो गया, सबसे पहले जो है वर्ण विचार, और दूसरा शब्द विचार, और फिर इसके आगे हम लोग लिखेंगे वाक्य विचार। यहाँ पर हम लोग वाक्य विचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वर्ण विचार के अंतर्गत इसमें जो है वर्णों के आकार, वर्गीकरण, उच्चारण तथा उनके मेल से बनने वाले शब्द के नियम का उल्लेख किया जाता है कि किस तरह से शब्द बनते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग इसमें शब्दों के भेद, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, उसका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, और उनकी रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है, तो वो शब्द विचार होता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत इसमें वाक्यों के स्वरूप, भेद एवं उनके संबंध पर जो है विचार किया जाता है, तो वो जो है वाक्य विचार होता है। यानी कि वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में विस्तार से जो है जानकारी प्राप्त होती है इसके अंतर्गत। और अब हम लोग शुरू करेंगे वर्ण। और वर्ण विचार के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं वो मौखिक भाषा की जो मूल ध्वनियाँ होती हैं उसको व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण, और इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, और तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि बोलते समय मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। व्याकरण में इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। जैसे गायक शब्द या जो है कमल शब्द है, तो कमल शब्द में जो है क, म, ल, ये 3 जो है वो वर्ण हैं। और इनके और टुकड़े करने पर भी जो है इसमें से स्वर और व्यंजन अलग किए जाते हैं, और अब उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहे जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। इसे लिखना है, व्याकरण के अंगों के बारे में भी लिखना है कॉपी में, और वर्ण की परिभाषा लिखना है। वह छोटी से छोटी ध्वनि
वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, अ, आ आदि। अब हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे, ये वर्ण की परिभाषा हो गई, वर्ण किसे कहते हैं। और अब हम लोग वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, और भाषा की ध्वनियों के विविध रूपों को प्रकट करती है वर्णमाला। तो यहाँ पर हम लोग वर्णमाला के बारे में लिखेंगे। वर्णमाला, इसको हम लोग यहीं पर लिख देते हैं। वर्णमाला तो हिंदी भाषा में लेखन के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, क्रमवार उसके क्रमवार रूप को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें जो है अब वर्ण के भेदों के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं। वर्ण के मुख्य दो भेद हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। और अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में लिखेंगे। ऊपर हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण, यहाँ पे स्वर और व्यंजन दो हैं। तो अब स्वर के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण
जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से बिना किसी की सहायता बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 11 होती है। इसकी कुल संख्या 11 होती है। इसकी कुल संख्या 11 होती है। आ ई उ री ए ओ औ। तो ये स्वर वर्ण है। ओ औ, तो ये स्वर वर्ण हो गए। और अब हम लोग लिखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण अब हम लोग दूसरा लिखेंगे व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जिसमें हमें उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में व्यंजन वर्ण के यहाँ से हम लोग लिखेंगे व्यंजन वर्ण के
उच्चारण में व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से निकलती है। इनकी कुल संख्या 33 है। इनकी कुल संख्या 33 है। 33 होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। बिना किसी सहायता के, यहाँ पे के होगा, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 11 होती है और इसका उच्चारण करते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसमें उच्चारण करते समय जो है व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु मुख से रुकावट के साथ निकलती है और इनकी कुल संख्या 33 होती है। और व्यंजन वर्ण का जो है वो उच्चारण करने का अलग अलग स्थान होता है, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ऊपर जो है तैंतीस होती है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे क, ख, ये व्याकरण की पुस्तक में भी दिया हुआ है। घ, अंग, अब यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और इसके अलावा जो है आगे य, र, ल, व, य, र, ल, व, और फिर है श, स, स, ह। तो ये जो है पूरे 33 व्यंजन वर्ण हैं। इसके अलावा ढ़ और ड़, ये सब जो है मात्रा लगती है उसमें। तो ये जो है व्यंजन वर्ण हो गए पूरे। और अब आगे हम लोग अयोगवाह के बारे में जानेंगे कि अयोगवाह क्या होते हैं। तो अयोगवाह में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पर अयोगवाह,
स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 3 ध्वनियाँ और होती हैं। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 3 ध्वनियाँ और होती हैं, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त ये 3 ध्वनियाँ और होती हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग, अह और अंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये 3 क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुस्वार। और अनुस्वार जो है इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है। इसमें ध्वनि नाक से निकलती है जिसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंगूर, जंगल आदि। अनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं। अनुनासिक में ध्वनि जो है मुख व नाक दोनों से निकलती है, जैसे सांप, गांव आदि। और विसर्ग अनुस्वार की तरह ही विसर्ग का प्रयोग भी स्वर के बाद होता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। तो यहाँ पर हम लोग पहला लिखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार के बारे में लिखेंगे। तो अनुस्वार, इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है। इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है। इसमें इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है। इसमें ध्वनि नाक से निकलती है। नाक से निकलती है। इसमें ध्वनि नाक से निकलती है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। जिसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर, जंगल आदि। अंगूर, जंगल आदि। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पहला जो है वो अनुस्वार है और इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक। अब दूसरा हम लोग करेंगे अनुनासिक। अनुनासिक में ध्वनि मुख व नाक दोनों से निकलती है। अनुनासिक में ध्वनि मुख व नाक दोनों से निकलती है।
मुख व नाक दोनों से निकलती है, जैसे सांप, गांव आदि। इसी तरह के अन्य भी उदाहरण हैं। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे विसर्ग। और विसर्ग के बारे में हम लोग यहाँ लिखेंगे तीसरा विसर्ग। और विसर्ग अनुस्वार की तरह ही विसर्ग का प्रयोग भी अनुस्वार की तरह ही विसर्ग का प्रयोग भी स्वर के बाद होता है। अनुस्वार की तरह ही विसर्ग का प्रयोग भी स्वर के बाद होता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। ह की तरह किया जाता है। जैसे प्रातः, अतः आदि। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और इसका निशान जो है, ये विसर्ग का जो निशान है वो विसर्ग का चिन्ह ये दो जो डॉट लगाते हैं ये विसर्ग का चिन्ह होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से। अब इसके अलावा जो हम लोग जानेंगे स्वर के भेद के अंतर्गत कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं, जिसमें कभी कभी दो मात्रा की जगह ह्रस्व यानी कि छोटा अ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये ह्रस्व कहलाते हैं। और दीर्घ में बड़ा ऊ, बड़ी ई और औ, ए, ये सब दीर्घ कहलाते हैं। और प्लुत स्वर में जैसे कभी कभी किसी मात्रा को तीन की मात्रा को दिखाने के लिए, तो जैसे ओम लिखा जाता है तो उसमें तीन की संख्या लिख दी जाती है। और व्यंजन जो होता है, व्यंजन का प्रयोग जो होता है वो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ध्वनि रुक रुक कर निकलती है, सामान्य रूप से प्रकृति पर प्रदत्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर, जैसे कि हम लोग उसको नया रूप देते हैं, वैसे ही जो प्रकृति प्रदत्त ध्वनि है, जो ध्वनि स्वर है, जब हम मुख के विभिन्न स्थानों से उसे बाधित करके, उस पर जो है दबाव डालकर उसे बाधित करके उसे नया रूप देते हैं, वही ध्वनि व्यंजन कहलाती है। और जैसे इसमें अलग अलग स्थान होते हैं ध्वनि का उच्चारण करने के लिए, तो जैसे स्पर्श व्यंजन जो होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये सब, इसका उच्चारण करते समय मुख के अंगों का स्पर्श होता है। और इसमें जो है जैसे कि य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन है और ल में जीभ स्पर्श करती है, परंतु इसका शुद्ध उच्चारण अप्राप्य नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर नमः विसर्ग का उच्चारण, जैसे कि नमः, दुख,
अतः, प्रातः, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। तो व्यंजन के अंतर्गत हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोगों ने जाना आज। तो इसमें वर्ण विचार, यहाँ पे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये जो है ये तीन जो है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये दो जो है वो वर्ण के भेद हैं, स्वर और व्यंजन। और इसके बाद हम लोगों ने योगवाह में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।